अब तक हमने जो राजनीति विज्ञान की वीडियो बनाई वो बीए लेवल की थी, लेकिन अब कुछ स्टूडेंटों की मांग के अनुसार या फिर कुछ परिस्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन की वजह से 12वीं के स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि 12वीं के स्तर की कुछ वीडियो डाली जाए। तो अब उनको थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए राजनीति विज्ञान के कुछ पॉइंट हैं, उनको संक्षिप्त करते हुए 12वीं के लेवल की कुछ वीडियो बनाने का प्रयास किया है मैंने। तो 12वीं राजस्थान बोर्ड के 12वीं की जो पहला पार्ट है वो जस्टिस न्याय है, और न्याय के विषय में जब विचार किया जाता है तो सर्वप्रथम जहाँ तक है राजनीति विज्ञान के राजनीतिक दर्शन के पिता में प्लेटो को माना जाता है, और प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी वो है रिपब्लिक। और रिपब्लिक न केवल राजनीतिक दर्शन बल्कि न्याय पर भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके विषय में एवनस्टीन ने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो की राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। अतः प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखी उसमें न्याय के लगभग सभी तत्व समाहित हैं और एक अच्छा विचार विमर्श किया है। प्लेटो ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया था कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की संकल्पना उन्होंने इस आधार पर विभाजित की कि व्यक्ति में कुछ आत्मिक गुण होते हैं, और न्याय को भी प्लेटो ने आत्मिक और मौलिक गुण माना था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण निहित होते हैं और उसी के आधार पर, उन गुणों के आधार पर ही सामाजिक वर्ग की रचना होती है। जैसे जिस व्यक्ति में बुद्धि के गुण का आधिक्य होगा वह व्यक्ति शासक वर्ग में समाहित होगा, और जिस व्यक्ति में शौर्य गुण होगा वह रक्षक वर्ग में जाएगा, और जिस व्यक्ति में तृष्णा का गुण होगा अतः इच्छा शक्ति होगी वह उत्पादक वर्ग में जाएगा। अतः व्यक्ति के आत्मिक गुणों के आधार पर 3 सामाजिक वर्गों का निर्माण होता है, शासक वर्ग, रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर होता है। साथ ही साथ प्लेटो ने यह भी माना है कि न्याय व्यक्ति के अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने को ही कहा गया है, अतः दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय माना गया है। यदि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है तो वह कहलाया व्यक्तिगत न्याय। उसी प्रकार से सामाजिक वर्ग का निर्माण होता है, और जिस सामाजिक वर्ग में जिस गुण के अधिक व्यक्ति हैं उसी सामाजिक वर्ग का निर्माण हो जाता है। जैसे यदि बुद्धि तत्व के अधिक व्यक्ति हैं तो वो शासक वर्ग का निर्माण हो जाता है, और यदि किसी वर्ग विशेष में शौर्य गुण के अधिक व्यक्ति हैं तो उस वर्ग का निर्माण होता है रक्षक वर्ग के रूप में, और यदि इसी प्रकार यदि इच्छा शक्ति वाले या तृष्णा वाले व्यक्ति अधिक हैं तो वो उत्पादक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार से सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ है वे सामाजिक वर्ग भी एक दूसरे के वर्ग में कोई हस्तक्षेप ना करें और अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें, यही प्लेटो ने न्याय बताया है। अतः दूसरे के वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना। यदि सामाजिक वर्ग नहीं कर रहा है तो वो सामाजिक न्याय कहलाया, और व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वो व्यक्तिगत न्याय कहलाया। तो इस प्रकार से प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय को 2 भागों में विभाजित किया, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। 12वीं के स्तर से शायद इतना काफी है, और उसके बाद हम बात करेंगे अरस्तु की। अरस्तु ने भी न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स की रचना की, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। जहां तक है प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है,
तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने भी न्याय को दो भागों में विभाजित किया, वितरणात्मक न्याय को ही हम आनुपातिक न्याय या समानुपातिक न्याय या वितरणात्मक न्याय कहते हैं, और दूसरा है अरस्तु का सुधारात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय क्या है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आनुपातिक न्याय भी कह दिया जाता है, या समानुपातिक न्याय कहा जाता है, या वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। आखिर ये वितरणात्मक न्याय है क्या? अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के गुण समान नहीं होते, अतः गुणों में प्रत्येक व्यक्ति में अंतर पाया जाता है, और उस अंतर के आधार पर ही उसकी योग्यता निर्धारित होती है। अतः सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, संपत्ति, उत्तरदायित्व, अवसर ना दिए जाकर उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें पद, दायित्व, संपत्ति और अधिकार दिए जाने चाहिए। ये योग्यता के आधार पर, योग्यता के अनुपात में दिए गए अधिकार, दायित्व, पद, अवसर, यही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। अब बात करते हैं हम सुधारात्मक न्याय की, कि जो अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय की चर्चा की गई है। सुधारात्मक न्याय क्या है कि सुधारात्मक न्याय के अनुसार राज्य इस प्रकार के कार्य करे कि जो व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, अतः अनुपातिक न्याय के आधार पर जो उन्होंने प्राप्त किया है उसकी सुरक्षा का कार्य राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, कि उनके जो अधिकार, अवसर, संपत्ति जो वितरणात्मक न्याय के आधार पर प्राप्त किए हैं व्यक्तियों ने, वो उनका हनन ना कर पाए, कोई उनका हनन ना कर पाए। अतः इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। यह कहलाता है सुधारात्मक न्याय। तो अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय बताए, वो हैं वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। यहां जहां तक है कि वितरणात्मक न्याय को हम अनुपातिक, समानुपातिक न्याय भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन न्यायिक विचार के विषय में, कि मध्यकाल में न्यायिक विचार किस प्रकार से था। और 12वीं के कोर्स की बात करें हम, तो मुख्य रूप से दो विचारकों को लिया गया है, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड, और उन्होंने एक विचार दिया ईश्वरीय राज्य की कल्पना। द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखी और उसमें न्याय की विवेचना की गई है। जब उन्होंने ईश्वरीय राज्य की कल्पना की तो यह माना कि जो राज्य है वो राजा है या राज्य है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, तो ईश्वर द्वारा निर्मित राज्य के आदेशों की पालना ही न्याय माना। और उन्होंने सिटी ऑफ गॉड में यह भी लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त हैं। अतः जिन राज्यों में न्याय व्यवस्था उचित रूप से, सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है, वे राज्य केवल चोर उच्चकों के झुंड के समान हैं। ऐसा संत ऑगस्टाइन द्वारा कहा गया है। मध्यकाल के दूसरे जो महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं वो हैं संत एक्विनास। और एक्विनास ने वर्तमान या आधुनिक न्यायिक व्यवस्था से लगभग मिलती जुलती परिभाषा उनके द्वारा दी गई है, या उनके द्वारा न्याय की विवेचना की गई है। उन्होंने जो कहा है कि एक व्यवस्थित, अनुशासित जीवन जीना और व्यवस्था की मांग के अनुसार कार्य करना, या व्यवस्था की इच्छा के अनुसार कार्य करना, या व्यवस्था के कानूनों का पालन करना ही न्याय है। ये हम मध्यकालीन तक की न्यायिक व्यवस्था के विषय में बात की, और 12वीं में शायद इतना ही है। और अब हम बात करेंगे आधुनिक न्याय के विषय में। आधुनिक न्याय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो है अज्ञानता के पर्दे, और इसको हम या जॉन रॉल्स ने जो सिद्धांत दिया है वो है अज्ञानता के पर्दे, और जो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अब तो उससे पहले हम कुछ
दो तीन विचारकों ने जो न्याय के विषय में आधुनिक समय में बात की है उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। फिर अज्ञानता के पर्दे या ये जॉन रॉल्स है उसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ तक है कि आधुनिक काल में मुख्य रूप से डेविड ह्यूम का नाम लिया जाता है और डेविड ह्यूम ने कहा है कि न्याय के जो नियम हैं उनकी पालना करना, अतः जो सार्वजनिक नियम है उनकी पालना करना ही न्याय है, क्योंकि सार्वजनिक नियम विचार विमर्श के आधार पर निर्मित किए जाते हैं और विचार विमर्श के आधार पर निर्मित किए गए नियम सर्वहित के लिए होते हैं। अतः जो सर्वहित के लिए बनाए गए नियम हैं उनकी पालना करना ही न्याय है, उसमें व्यक्ति का स्वयं का हित भी समाहित होता है। उसके बाद जेरेमी बेंथम, जिनको उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, और उन्होंने कहा है कि जिस कार्य से अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो, वही न्याय है। अतः अधिकतम लाभ या अधिकतम सुख ही न्याय है। जिस कार्य से अधिकतम सुख प्राप्त होता है वह कार्य किया जाना चाहिए और वही न्यायपूर्ण है। जेएस मिल भी जेरेमी बेंथम के ही समर्थक रहे और उपयोगितावाद का समर्थन भी किया है। हालांकि कुछ समय समय पर परिवर्तन भी जेएस